गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपका जो है कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्रश्न के अनुसार हम मान के चलेंगे कि तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हम मान के चलेंगे कि माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, और जब ये संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो बच्चों विभाज्यता के नियम के अनुसार हमें ये भी पता होना चाहिए कि यदि ये संख्या 0 अंक पर समाप्त होगी तो ये 5 से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि विभाज्यता का नियम है यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम लिख सकते हैं, तो बच्चों तब हम लिख सकते हैं कि तब 6 की पावर n 5 से विभाजित होगी, क्योंकि बच्चों बार बार बता रहे हैं कि विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो प्रश्न के अनुसार जैसा कि हमने मान के चले हैं कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, यदि ये 0 पर समाप्त होती है तो ये 5 से विभाज्य भी होगी। अब हम ये देखते हैं कि 6 के गुणनखंड क्या है। तो हम इस 6 की पावर n को बच्चों लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n। अतः हम बच्चों ये लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। 6 की पावर n के 2 ही गुणनखंड हैं, 2 3 6, 2 और 3। तो जब कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 5 रहा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो बच्चों प्रश्नावली 1.2 में हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों भाज्य और अभाज्य की जब बात आती है तो वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को, इसका हल देखते हैं। पहली संख्या दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 और धन 13। ये संख्या पहली दी गई है बच्चों। तो हम देखते हैं कि गुणा में जो जितने भी संख्याएं वो एक मानी जाती हैं, और प्लस या माइनस के बाद जो संख्या होती है वो दूसरा पद माना जाता है, अलग से पद हो जाता है। तो यहाँ 2 पद हैं, इन दोनों पदों में से 13 कॉमन लेने पर ये बचेगा 7 गुणा 11 धन 1। यानी कि बच्चों ये 13 इंटू ये 11 में 7 का गुणा करेंगे या 7 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 7 77 धन 1। तो बच्चों ये आपके सामने आ जाएगा 13 गुणा 78। 77 में 1 जोड़ दिया बच्चों तो 78 हो गया। अब हम देखते हैं कि 13 तो एक अभाज्य संख्या है जिसके और गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन 78 के गुणनखंड हो सकते हैं। तो 78 के अभाज्य गुणनखंड के लिए हम देखते हैं ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 8 है, सम है। 2 का भाग 78 में देंगे, 2 का भाग पहले 7 में देंगे तो 2 3 6 बचेगा 1, 2 9 18। अब बच्चों ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9। तो बच्चों ये 13 जो संख्या थी अभाज्य संख्या, ये 13 से ही विभाजित होगी। तो 13 1 13। तो हम ये देखते हैं इसके गुणनखंड आपको जो है 13 गुणा और 78 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13 हो गए। तो बच्चों यहाँ स्पष्ट हो गया है कि इस जो संख्या दी गई थी आपकी 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 को हमने हल किया तो ये निकल के आया कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। यहाँ कुल
जो संख्या दी गई थी उसके 4 गुणनखंड निकल के आए हैं। कहने का मतलब ये 2 से अधिक गुणनखंड है। अब हम देखते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः हम ये लिख सकते हैं कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः संख्या भाज्य है। अब हम देखते हैं दूसरी संख्या को। दूसरी संख्या जो आपकी है वो है, तो बच्चों दूसरी संख्या आपकी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। इसमें हम देखते हैं कि 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो हमारा शेष बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और धन 1। तो बच्चों इसे हल करेंगे तो 5 इंटू इनका गुणा करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 और 6 चौकू 24, इधर तो ये गुणा आ जाएगा 24 बच्चों, और इधर 7 6 42 हो जाएगा। अब और धन 1। तो बच्चों 42 में जब 24 का गुणा करेंगे तो हम गुणा करके देखते हैं। 42 में 24 का गुणा तो 4 दूना 8 और 4 चौकू 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये आपका हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार ये आपका इतने का गुणा हो जाएगा 1008। तो 5 इंटू 1008 और धन 1। तो इसे हम देखते हैं तो 5 गुणा 1009 आ जाएगा। इसे हम बच्चों ये भी लिख सकते हैं 1 गुणा 5 गुणा 9001। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इसके भी जो गुणनखंड है 2 से अधिक हैं, अतः ये भी एक भाज्य संख्या होगी। बच्चों ध्यान ये रखना है, भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अतः बच्चों हम लिख सकते हैं कि अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 6 देखा कि दी गई संख्या कैसे हम भाज्य और अभाज्य में, दी गई संख्या भाज्य और अभाज्य कैसे हम प्राप्त करते हैं। बच्चों एक बार फिर पुनः बता देना चाहते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 रहा। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्नावली 1.2 देखी। प्रश्न नंबर 7 का जहाँ तक सवाल है, प्रश्न नंबर 7 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है। प्रश्न में जो भी पूछा गया है उसमें आप एलसीएम निकाल देंगे दी हुई संख्याओं का, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने पर जो भी संख्या आएगी वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर भी आप उसे एक्सरसाइज तौर पर हल करेंगे। फिर भी कोई समस्या आती है तो उसे आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।